आजादी के 75 साल पर इससे खूबसूरत जगह क्या हो सकती है? ये लेह है, ये आप जानते हैं। और आप ये भी जानते हैं कि कौन से राजनेता के साथ आज हम राइड पर जा रहे हैं। वो आज हमें बताएंगे राष्ट्रवाद के बारे में उनकी क्या राय है। वो हमें बताएंगे कि हिंदुत्व के बारे में उनकी क्या राय है। सुपर एक्सक्लूसिव टेलीविजन पर पहली बार असदुद्दीन ओवैसी के साथ। सर, आप ही का इंतजार कर रहा था। आइए सर, बैठिए। Such an honor to have you बैठिए सर। and such a delight। लेकिन आपको गाड़ी चलाते तो हम सभी लोगों ने देखा है जी सर। और बड़ी अच्छी बड़ी शानदार गाड़ियां आप चलाते हैं, लेकिन यहाँ की बात ही कुछ और है। बिल्कुल सर। मैग्नेटिक हिल है और हमारे पास एक बहुत ही मैग्नेटिक पर्सनालिटी है। अरे इट्स अ फैक्ट। और मैं अपने जितने भी हमारे साथ हमारे जितने भी दर्शक हैं उन सबको बताना चाहूंगा, आप जो एक्सपेक्ट करते हैं इंटरव्यू में वो तो बिल्कुल नहीं होने वाला। मेरे साथ आज है असदुद्दीन ओवैसी साहब। आप सब जानते हैं इनको इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है और इनका इंट्रोडक्शन तो विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों खुद दे देता है। लेकिन एक ऐसी चुंबकीय शक्ति जो कि इस मैग्नेटिक हिल की तरह है, लेकिन इस मैग्नेटिक हिल की तरह ऑप्टिकल इल्यूजन नहीं है। उसके पीछे बहुत बड़े बड़े फैक्ट्स हैं, उसके पीछे बहुत ज़बरदस्त अगर कहा जाए लोगों का समर्थन है। जैसे हैदराबाद, मुंबई, बिहार, यूपी और अब गुजरात की तरफ भी कूच कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। गुजरात की तरफ भी कूच कर रहे हैं। तो अब ये सिलसिला शुरू कर दें और आइए सर चलते हैं। सर, सबसे पहले तो एक चीज़ बताइए मुझे कि 75वीं वर्षगांठ है आज़ादी की, अमृत महोत्सव है, इतना अच्छा मौका है और एक तरफ पाकिस्तान, एक तरफ चीन। हाँ। मुझे एक बात बताइए, राष्ट्रवाद की अगर बात होती है तो ओवैसी साहब वो राष्ट्रवाद को कैसे देखते हैं? वो इस चीज़ को कैसे असेस करते हैं, कैसे समझते हैं? सर, मेरा मानना यह है कि मेरा राष्ट्रवाद यह है कि हमारा जो वतन अजीज़ है, जो देश है, दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं है, ना देश है। और इस मुल्क की नेशनलिज्म की सबसे अहम खुसूसियत और वजह यह है कि इस देश का कोई रिलीजन नहीं है। यहाँ पर हम बेशुमार सौों की तादाद में ज़बानें हैं, हज़ारों की तादाद में कल्चर है, मज़हब है, मज़हब में भी अलग अलग तरीक़े हैं। तो मेरे लिए यही बहुत बड़ी चीज़ है, यही हमारा नेशनलिज़म है। और जैसा कि गांधी ने कहा था कि आप हिंदू और मुसलमान हैं, मगर नेशनलिज़म का डेफिनेशन गांधी ने सही बताया कि आप अपनी आइडेंटिटी को नहीं खोते हैं। आप गंगा और जमुना मिलते हैं मगर वो अपनी शनाख्त को नहीं खोते हैं। तो ये क्या आप ये कहना चाहते हैं कि नेशनलिज्म में हर चीज़ डिसॉल्व हो जाती है और वो बनाता है नेशनलिज्म? ना, डिसॉल्व नहीं होता है। वो अपनी अपनी आइडेंटिटी को रखता है। यही इस वतन अजीज़ की खूबसूरती है कि इसका हमारे नेशनलिज्म का मतलब ये नहीं है कि एक रिलीजन, एक लैंग्वेज, एक कल्चर, बल्कि हम लोग इन तमाम रिलीजन कल्चर्स को सेलिब्रेट भी करते हैं और उस पर लोग कायम भी रहते हैं। लेकिन मुझे एक चीज़ समझाएं, आपको नहीं लगता है कि राष्ट्रवाद एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके ऊपर आपसे तो लोग बात ही नहीं करते हैं? ये थोड़ा वियर्ड नहीं लगता है? जब भी बात होती है और इश्यूज़ की, हिंदू मुसलमान का इशू होगा तो ओवैसी साहब से बात करने लग जाते हैं। राष्ट्रवाद को लेकर आपसे कोई बात क्यों नहीं करता है? राष्ट्रवाद के ताल्लुक से तो हमको तो एंटी नेशनल कह दिया जाता है, तो फिर बात ही क्या होगी? जब आप हमको किसी को एंटी नेशनल कह देंगे तो फिर बात ही नहीं होगी। आपको एंटी नेशनल जो लोग कहते हैं, आपने ये समझने की कोशिश की कि उनका इसके पीछे प्रेमाइस क्या है, क्यों उनको लगता है एंटी नेशनल? क्योंकि मुझे याद है, मुझे कई सारे बयान आपके याद हैं जब आपने वेहमेंटली पाकिस्तान के अगेंस्ट में बोला है। आपने कहा ये मेरा मुल्क है, मैं यहीं रहूँगा, मैं पाकिस्तान की निंदा करता हूँ, कई बार आपने बोला है। तो अब उन लोगों का ज़्यादातर एक तो उनकी हेट्रेड है, उनका हेट्रेड के साथ साथ वो समझते नहीं हैं
और जो उनको बतला दिया जाता है उसी के मुताबिक वो इस तरह की बकवास करते रहते हैं। मगर चलिए, अच्छा है आज आपसे बात हो रही है इस बारे में। ओवैसी साहब, अगर मैं इस चीज़ को थोड़ा सा एलैबोरेट होकर समझना चाहूँ, क्या आपको लगता नहीं है कि एक बहुत ही मिसकंस्ट्रू इमेज जारी है नेशनलिज्म की, जहाँ पर अगर आप सपोज किसी भी चीज़ के खिलाफ में बोल रहे हैं जो कि सही नहीं हो रहा है, मैं आपको मिसाल के तौर पर देता हूँ, अगर आपने महंगाई के बारे में बोला, अगर आपने कुछ दिक्कतों के बारे में बोला, अगर आपने कुछ और चीज़ों के बारे में बोला, तो धीरे धीरे वो चीज़ें ड्रिफ्ट कर जाएंगी, वो आपको नेशनलिज्म, एंटी नेशनलिज्म, वो एक अलग चश्मे से देखने लग जाते हैं। क्या ऐसा लगता है आपको, ऐसा हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, हमारे मुल्क में, हमारे देश में बिल्कुल हो रहा है। अगर आप जो इस्टेब्लिशमेंट का सेट नैरेटिव है उससे अगर आप हटकर बात करेंगे तो उनको बड़ी तकलीफ़ हो जाती है कि आपने ये बात ही क्यों की। अब मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर हैं जी, कितने खूबसूरत जगह है। बिल्कुल लेह में है। अगर आप हिस्ट्री में जाएंगे तो औरंगज़ेब ने ही यहाँ पर फ़ौज भिजाकर, जो तिब्बत से लोग आ गए थे यहाँ के राजा को तंग करने के लिए, तो औरंगज़ेब ने फ़ौज भिजाई। अब आप ये बात अगर कर देंगे तो बोलेंगे देखिए ये तो मुग़लों की बात कर रहा है, औरंगज़ेब की बात कर रहा है। तो राष्ट्रवाद में सच्चाई तो बयान करना पड़ेगा। नहीं, लेकिन देखिए, अब आपने औरंगज़ेब का जिक्र किया, अब जैसे आपके जो भाई हैं वो औरंगज़ेब की कब्र पर गए तो उसको बड़ा इशू बनाया गया, लेकिन औरंगज़ेब को क्या आप नेशनलिस्ट मानते हैं? क्या आप मानते हैं राष्ट्रवादी भारत के प्रति, या औरंगज़ेब को आप उस नज़रिए से देखते हैं जिस नज़रिए से उसको पोर्ट्रे किया जाता है? मेरी नज़र में हमारी हिस्ट्री का एक हिस्सा है औरंगज़ेब, उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता है। एब्सोल्युटली, ठीक है। मेरी नज़र में आज औरंगज़ेब की अहमियत नहीं है। अगर कोई अपने आप को नेशनलिस्ट कहता है, पेट्रियोटिक कहता है, तो औरंगज़ेब से बड़ा मुद्दा आज 28% नौजवानों की बेरोज़गारी है। ये नेशनलिज्म का डिमांड है। ठीक है। 50% महंगाई में इजाफा हो गया है। ये नेशनलिज्म का एक डिमांड आप पर है कि आप इस पर बात करें। तो और अगर आप उससे ज़्यादा अगर आप जाएंगे तो नेशनलिज्म अगर आप देखेंगे तो उबैदुल्ला सिंधी, बरकतुल्ला भोपाली, राजा महेंद्र के साथ वो लोग अफ़गानिस्तान में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन एक्साइल बनाए थे। और वो भी एक राष्ट्रवाद है, क्योंकि हम आज़ादी के 75 साल की आज़ादी मना रहे हैं। फिर वहीं आप राष्ट्रवाद अगर आप देखेंगे तो मौलाना महमूद उल हसन जो रेशमी रुमाल की तहरीक में माल्टा की जेल में थे, आज भी भारत से डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं है माल्टा को, मगर वो माल्टा की जेल से वापस आए, दारुल उलूम का क़याम अमल में लाए। जी, तो ये एक राष्ट्रवाद है। नहीं, लेकिन जैसे आपने जिक्र किया एस्टैब्लिशमेंट का, अगर सरकार एस्टैब्लिशमेंट, क्या आपको ऐसा लगता है कि वो नेशनलिज्म अपनी कन्वीनियंस पे पोर्ट्रे करती है, या देखिए एस्केपिज्म के तौर पर? एक नेशनलिज्म ये हो गया है कि अगर आप सरकार की कमज़ोरियों को क्वेश्चन करेंगे तो आपको एंटी नेशनल कह दिया जाता है। नहीं, लेकिन फिर इसमें खाली हिंदुओं को कहा जाता है या मुस्लिम्स को भी कहा जाता है? सबको कहा जाता है। जो कोई भी अगर आज की मौजूदा सरकार को, प्रधानमंत्री को अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो फ़ौरन आपको कहा जाएगा एंटी नेशनल। अगर आज आप जैसा कि ये नेशनलिज्म का और भारत से मोहब्बत का, वालेकुम सलाम, क्या बात है, आपके कितने फैंस हैं यहाँ पर? हाँ, वो भारत से मोहब्बत का डिमांड ये है कि जिन वादियों के दरमियान से हम गुजर रहे हैं, जिन पहाड़ों के दरमियान से, यहाँ से थोड़ी दूर पर हमारी फ़ौज चीन की फ़ौज से आँख में आँख मिलाकर खड़ी हुई है। 2 साल से चीन हमारी ज़मीन पर कब्ज़ा करके बैठा है। हॉट स्प्रिंग, डेप्सांग प्लेन्स में उन्होंने टावर लगा दिए। अब आप जब ये पूछते हैं तो बोलेंगे ये देखिए ये एंटी नेशनल बात कर रहा है। ये सच्चाई है। लेकिन एक चीज़ मैं आपसे समझना हूँ। देखिए, हम लोग आज़ादी की 75वीं सालगिरह, उसकी वर्षगांठ की बात कर रहे हैं। एक छोटा सा विषय, जैसे आपने बोला हिंदू और मुस्लिम्स दोनों को एंटी इस्टेब्लिशमेंट अगर बोलते हैं तो एंटी नेशनलिस्ट कह देते हैं। मैं आपसे एक चीज़ समझना चाहता हूँ,
आज अगर हम बात करें मिसाल के तौर पर तिरंगा को लेकर चीज़ें चल रही हैं, तो ये कहा जा रहा है तिरंगा का डीपी लगाएं। उसमें कांग्रेस ने पंडित नेहरू का जिक्र किया लेकिन गांधी जी का जिक्र नहीं किया। क्या आपको लगता नहीं है ये अजीब सी बात है? अब देखिए, मैं तो कांग्रेस का स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ। नहीं, लेकिन मैं अगर आपसे नेशनलिज्म की बात नहीं करूं, नहीं नहीं, नहीं तो मैं ये कह सकता हूँ कि भाई अंबेडकर को क्यों भूल गए आप। बिल्कुल वाजिब बात है, बिल्कुल वाजिब बात है। और मैं ये कहूँगा कि आप उबैदुल्ला सिंधी को, बरकतुल्लाह भोपाली को, बी अम्मा को, महमूद हसन को क्यों भूल गए आप? अल्लामा फजल खैराबादी को क्यों भूल गए? मौलवी अलाउद्दीन को क्यों भूल गए आप? मौलाना अहमदुल्लाह को क्यों भूल गए आप? क्या हमारी नेशनलिज्म की हिस्ट्री भी सिलेक्टिव हो गई है? नहीं, आपको ऐसा लगता है? अगर कांग्रेस पार्टी इसलिए पंडित नेहरू के साथ तिरंगा दिखा रही क्योंकि वो कांग्रेस के थे, तो बहुत बड़ा जुल्म कर रहे हैं नेहरू पर और हमारी पूरी आज़ादी की लड़ाई के ऊपर बहुत बड़ा जुल्म कर रहे हैं। इसलिए कि जो लड़ाई जब लड़ी जा रही थी तो उसमें सबका एक कॉमन चीज़ क्या था कि भाई अंग्रेज़ों को यहाँ से हटाएंगे, ग़ुलामी से इस देश को आज़ाद कराएंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कौन बोलेगा? इनके बारे में कौन बात करेगा? तो ये चीज़ है, तो उस पर भी तो बात होनी चाहिए। आप इस थॉट प्रोसेस के लिए क्या कहेंगे कि आप तिरंगे के साथ अपना डीपी लगाएं? आप इसको क्या कहेंगे? मैं जब मुझसे मीडिया ने पूछा था पार्लियामेंट में, मैंने कहा देखिए ये डीपी लगाना सिर्फ तिरंगे के लिए 15 अगस्त तक, उसके बाद आप भूल जाना। मेरा मानना यह है कि तिरंगे से मोहब्बत आपके दिल में, आपके किरदार में, आपके अमल में होनी चाहिए। तो तभी हम तिरंगे को सही मानों में, जो उर्दू का वर्ड है, हम खराज अक़ीदत पेश कर सकेंगे। वरना फिर खाली डीपी लगा दो, उससे क्या होगा भाई? इससे क्या होगा? आप मोहब्बत तो करिए मुल्क से, और तिरंगे की लाज आप उस वक्त रखेंगे जब आप मुल्क को मजबूत करेंगे। मुल्क एक ताकतवर मुल्क बनेगा, सुपर पावर बनेगा। यहाँ के जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, लेकिन उसमें लगाने में दिक्कत क्या है? मेरी नज़र में ये सिर्फ एक चंद दिन के लिए है। इसमें कोई आप लगा रहे हैं, लगाइए, मुझे एतराज़ नहीं, पर मेरा मानना ये है कि डीपी से लगाकर कोई मोहब्बत का इजहार सही तरीके से नहीं हो सकता। आप जस्टिस नहीं कर रहे हैं, ना तिरंगे से कर रहे हैं, ना हम उन अजीम आज़ादी की लड़ाई में लड़ने वाले आपको नहीं लगता कम से कम एक उसके प्रति एक इज्जत दिखा रहे हैं, प्यार दिखा रहे हैं? वो तो एक होता ही है ना जेस्चर। वो हर मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई, दलित, जो कोई भारत का नागरिक है, उसके दिल में तिरंगे से मोहब्बत थी और हमेशा रहेगी, हमेशा रहेगी। मगर तिरंगे से आपको मोहब्बत है और गरीब से मोहब्बत नहीं है। तिरंगे से आपको मोहब्बत है मगर दौलतमंद को आप ताकतवर कर रहे हैं। तिरंगे से आपको मोहब्बत है मगर आप कमज़ोर को ताकतवर नहीं कर रहे, ताकतवर को ताकतवर बना रहे हैं। ओवैसी साहब, अब हम ओवैसी साहब के साथ आ गए हैं। ये है इंडस रिवर, और ओवैसी साहब ने वैसे ही आपको बताया अभी ओरिजिन्स में भारत के कई सारे फैक्टर्स हैं, उनमें से एक ये भी है। हमारे जो योगेश भाई हैं वो बता रहे थे, और ये सबको पता है कि कैसे पाकिस्तान से ये नदी आती है। मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा, क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि एक परसेप्शन बन गया है कि अगर कोई मुसलमान है इस देश में तो वो पाकिस्तान ही जाना चाहता है, और इस चीज़ को नेशनलिज्म, एंटी नेशनलिज्म, इसको लेकर बहुत ज़्यादा हाइप किया जाता है? देखिए, जो देश से नफ़रत करते हैं वही इसी तरह की सोच रखते हैं। ये तो इस तरफ से, हाँ। जो देश से मोहब्बत करते हैं वो इस तरह की बात नहीं करते, क्योंकि जिन्होंने देश की आज़ादी में उनका कोई योगदान नहीं रहा तो उनको पाकिस्तान आ जाता है। हाँ, ये एक तल्ख़ हकीकत है कि भारत का पार्टीशन हुआ, पाकिस्तान बना, मगर जिनको पाकिस्तान जाना था वो चले गए, और जिन्होंने पाकिस्तान के लिए वोट दिया था, उस ज़माने में एक बात समझना पड़ेगा कि आप और हम वोट नहीं डाल सकते थे। वोट वही डालता था जो नवाब था, जो डिग्री थी, जो एक किस्म का इनकम टैक्स अदा करता था। तो एक इलीट क्लास को वोट डालने का हासिल था।
और वो भी बिल्कुल चंद फीसद या परसेंटेज, मेजॉरिटी तो वोट डाल ही नहीं सकती थी। नहीं, लेकिन आज अब मैं आपसे पूछता हूँ, ये सवाल क्यों पूछ रहा हूँ, जब हम लोग राष्ट्रवाद की बात करते हैं तो एक हिंदू राष्ट्रवाद की बात होती है, एक गैर हिंदू राष्ट्रवाद की बात होती है। क्या इसको आप कैसे असेस करते हैं? देखिए हिंदू इंडियन नेशनलिज्म एक चीज़ है और हिंदुत्व नेशनलिज्म एक चीज़ है। क्या फ़र्क है दोस्तों? फ़र्क ये है कि इंडियन नेशनलिज्म जो है वो हम तमाम कल्चर्स को, रिलीजन्स को, ज़बानों को, त्योहारों को सेलिब्रेट करता है। वो ये नहीं कहता कि एक देश, एक रिलीजन, एक कल्चर रहेगा। ये हिंदुत्व नेशनलिज्म है। जो इंडियन ये हिंदुत्व नेशनलिज्म कहता है कि एक देश, एक कल्चर, एक रिलीजन। जो इंडियन नेशनलिज्म बोलता है कि भाई बस ये सब एक इस देश के एक गार्डन है, इसमें हर तरह के फूल फलेंगे, फूलेंगे, आगे बढ़ेंगे। ये फ़र्क है इंडियन नेशनलिज्म में और हिंदुत्व नेशनलिज्म में। और ये इंक्लूसिव है इंडियन नेशनलिज्म, वो एक्सक्लूजनरी है। ये बुनियादी फ़र्क है इन दोनों में। नहीं, लेकिन क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि इस देश में एक राष्ट्रवाद बीजेपी का है और एक राष्ट्रवाद कांग्रेस का है? देखिए, मैं उस राष्ट्रवाद की बात कर रहा हूँ जिसको महात्मा गांधी, बाबा साहेब अम्बेडकर, पंडित नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और उनसे पहले मौलाना महमूदुल हसन, फिर उनसे पहले सन 57 की जंग आज़ादी में जिन्होंने अपनी जानों को कुर्बान किया, सब ने मिलकर तो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ा था ना। कोई अपने आप को ये महसूस नहीं कर रहा था कि हम लोग अलग हैं, बल्कि सब कह रहे कि हाँ, मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मगर इस देश का हूँ, मुझे अंग्रेज़ों से लड़ना है, ये वतन मेरा है। ना किसी मुसलमान ने अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी को खोया, ना किसी हिंदू ने अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी को खोया। यही तो गांधी का क्या पैगाम था। अभी ये क्राइसिस है देश में? बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो आज जो रूलिंग पार्टी है वो तो साफ साफ हिंदुत्व नेशनलिज्म की बात करती नहीं, है। लेकिन एक बात बताइए, जितनी सीटें उन्हें मिली हैं वो खाली हिंदुओं के वोट पे तो नहीं मिली होंगी, मुस्लिम्स भी होंगे उसमें। तो देखिए, उसका डेटा है, जी। CSDS का डेटा है। बताइए आप। भारत के प्रधानमंत्री मोदी को 2014 में 31% हिंदू वोट मिला और 19 आते आते 37% हो गया। तो एक ही कम्युनिटी है जिसका वोट नहीं बढ़ा नरेंद्र मोदी को। 6% वोट मिला मुसलमानों का 14 में, 19 में उतना ही मिला। दूसरे जितने सोशियो रिलीजियस ग्रुप्स हैं उन सब का परसेंटेज वोट बढ़ता गया। तो क्या पैन इंडिया आपको कोई ऐसी पार्टी दिखती है जो पैन इंडिया उनको रिप्रेजेंट करेगी अभी के हालात में, या अलग अलग पॉकेट? जैसे समाजवादी पार्टी को यूपी में देखा जाता है, आपका एक अपना नीश देखा जाता है। समाजवादी पार्टी कहाँ रही? समाजवादी पार्टी को परसेप्शन तो है ना? समाजवादी पार्टी की हिस्ट्री में बल्कि उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में अगर मुसलमानों ने 90% अगर वोट दिया किसी पार्टी को, समाजवादी को दिया इस विधानसभा के चुनाव में, तब भी भाजपा को नहीं हरा पाए। तो ये क्या बताता है? इनकी कॉम्पिटेंस और इनकी क्रेडिबिलिटी को बताता है कि भाई जहाँ से आप चलिए चुनाव हार गए विधानसभा का, जहाँ से आप MP हैं, सांसद थे, जिस सीट पर आपने 19 में 1.5 लाख वोट से जीता, आज वहाँ 6000 वोट से हार गया। वैसे साहब, अब मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछूंगा जिसका जवाब हम हर कोई जानना चाहते हैं। आपने समाजवादी पार्टी पे क्वेश्चन किया, आपकी जो पार्टी है बिहार में, उसके अपने MLAs टूट रहे हैं, उसको आप कैसे देखते हैं? तो अब उनको भाग गए, वो धोखा दिए। धोखा क्यों? क्योंकि देखिए, ये हमारी लड़ाई जो बिहार की, जो सीमांचल की इंसाफ की लड़ाई थी, और हमने साफ कहा था कि सत्ता से हमको मतलब नहीं है, सीमांचल के इंसाफ से हमको मतलब रहेगा। और वो सीमांचल में सिर्फ एक समुदाय के लोग तो नहीं थे। आज आप ये पानी देख रहे हैं ना, आप हर साल चले जाइए, सीमांचल में ज़मीन कटती जाती है, 100 एकड़ ज़मीन कटती है, खेत कट जाते, ज़मीन कट जाती, कोई पूछता नहीं है। वो लड़ाई सीमांचल की थी, पूरे बिहार पर, बल्कि भारत का सबसे बैकवर्ड रीजन सीमांचल है। अगर वो उन लोगों को धोखा दिए हैं तो वो जनता जवाब देगी। अभी हमने देखा राजस्थान में क्या हुआ, महाराष्ट्र में क्या हुआ, हत्याएं हो रही हैं, अटैक्स हो रहे हैं।
आपको लगता नहीं है कि ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है इंटॉलरेंस का? जो नूपुर शर्मा ने किया वो तो गलत है, इट इज़ राइट नाउ। नहीं देखिए, ये मिसाल है रेडिकलाइजेशन का भी। और रेडिकलाइजेशन दोनों समुदाय में हो रहा है। मध्य प्रदेश में परसों एक आदमी को इसलिए लिंच करके मॉब लिंच करके मार दिया क्योंकि उस पर इल्ज़ाम था कि उसने गोश्त की तस्करी कर रहा था। ये भी हो रहा है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। तो ये सब रेडिकलाइजेशन की मिसालें हैं। और रेडिकलाइजेशन को कंट्रोल कैसे करते हैं आप? भाषण से या मेरे बोलने से रेडिकलाइजेशन कंट्रोल होगा रूल ऑफ लॉ के इम्प्लीमेंटेशन से। आप रूल ऑफ लॉ को कानून को इम्प्लीमेंट करिए। नहीं, लेकिन आप जैसे नेता अगर एक स्ट्रांग मैसेज देंगे तब भी तो नहीं, कंट्रोल देखिए, होगा। अगर हम राजनीति में हैं तो उन रेडिकलाइज लोगों को हमसे ही नफरत है सबसे पहले, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि भारत के संविधान में रहकर हम अपनी बात करेंगे, अपने हक को हासिल करेंगे, लड़के हासिल करेंगे। मैं एक रूल ऑफ गन की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी की हत्या करके, किसी को पीट कर। मैं ये कह रहा हूँ कि बैलेट के जरिए से हम जीतेंगे, बैलेट के जरिए से इंसाफ हम हासिल करेंगे और सरकार को हम क्वेश्चन करेंगे, हम खुल के बोलेंगे। आपने बैलेट का जिक्र किया, आप अपनी पार्टी को किन किन राज्यों में एक्सपैंड करना चाहते हैं अभी? अरे और कहाँ अभी हमारे लिए इमीडिएट ऑब्जेक्टिव और चैलेंज है गुजरात, क्योंकि गुजरात में भी अक्टूबर नवंबर में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। तो गुजरात में, फिर महाराष्ट्र में लोकल बॉडी के इलेक्शन है, उसमें हम तैयारी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में पहली मरतबा हम लोकल बॉडी के इलेक्शन लड़े। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ जनता के, हमारे उम्मीदवार कामयाब हुए। तो ये इसके बावजूद भी लोग आपको बीजेपी की बी टीम कहते हैं। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता ना, फ़र्क नहीं पड़ता। मैं इस मिट्टी में पैदा इसी मिट्टी में जाने वाला हूँ। तो पुकारते रहिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जितना आप पुकारेंगे उतना ज़्यादा मेरा हौसला बढ़ेगा, मेरी इज़्ज़त बढ़ेगी। मेरे को इनके पुकारने से कोई रुक जाएगा क्या? आप कितना पुकारेंगे, पुकारिए ना। आपका काम पुकारना है, मेरा काम करना है। अब हर कोई अगर इल्ज़ाम लगाएगा, बोलेगा तो ठीक है, लगाइए आप। मगर अगर अभी आपको इस वक्त प्राइम मिनिस्टर मोदी को 2 इम्पोर्टेंट सजेशंस देने हो तो आप क्या देंगे? मैं कहूँगा प्रधानमंत्री, आप इन पहाड़ियों में जो हमारी फ़ौज बैठी हुई है ना, चीन से मुकाबला कर, आप वहाँ पर जाइए। हमको नहीं ले जाना चाहते, वहाँ पर जाए वो तो जाते हैं, ना, नहीं, हॉट स्प्रिंग में जाइए जहाँ पर 60,000 फ़ौज हमारी खड़ी हुई है। ये हमको भी जाइए। हम देखना चाह रहे हमारी ज़मीन पर चीन क्यों बैठा हुआ है। हम प्रधानमंत्री से खुद भी जाने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हूँ। अगर प्रधानमंत्री लेके जाएंगे। और बेरोज़गारी दूर करिए नौजवानों में। देखिए, एक बात समझिए सर, ये जो अग्निवीर का प्रोटेस्ट हुआ, फार्मर्स प्रोटेस्ट हुआ, CAA का प्रोटेस्ट हुआ, दिल्ली में लॉयर्स का प्रोटेस्ट हुआ, याद रखिए ये जितने प्रोटेस्ट हो रहे हैं ना, ये लोग राजनीति से और पॉलिटिशियन से मायूस हो रहे हैं। ये हमारे देश के लिए अच्छा लेकिन नहीं आप तो दूसरी तरफ ये बोल रहे हैं कि पार्लियामेंट में जो सांसद की एज है वो कम करना चाहिए, आपने बोला है। बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि अगर हम 18 साल में वोट डालने दे सकते हैं उसको, और हमारी 50% आबादी का हिस्सा है, 20 साल में बनने दीजिए उसको, MLA MP बनने दीजिए, क्यों ना बने भाई। हमारे पास प्रॉब्लम क्या है ना कि जब तक सफ़ेद बाल नहीं आएंगे, बुजुर्गी नहीं आती, विजडम नहीं आता। अरे कौन सा म्यार है ये? एक तरफ पाकिस्तान, एक तरफ चीन। हम लोग यहाँ पर अभी इस वक्त मौजूद हैं लेह में, और ओवैसी साहब खास तौर पर एक मैसेज देने जनता के बीच यहाँ पर आए हैं, देश की 75वीं वर्षगांठ पर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, शुक्रिया। सच एन ऑनर। Thank you, सर, प्लीज कम।